Hello and welcome back to our YouTube channel. Once again, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel. Student, in this video, I'm going to discuss with OC objective. So we have completed our economics objective. Now this time we are going to start with OC, Organization of Commerce एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, 51 आपका कोड है. इस वीडियो में अलग ये है कि मैं जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव्स की वैरायटी कराती जाऊंगी वैसे वैसे आप लोगों को पीडीएफ जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो प्लीज़ आप लोग चेक कीजिए पीडीएफ के लिए. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस. जो कैटेगरी है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर मीन्स हमें रीराइट करना है. और एग्जाम में आप लोग याद रखना कि आपको करेक्ट आंसर के साथ में वो स्टेटमेंट फिर से लिखना है. आप लोग क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखकर चले आते स्टूडेंट, जो कि गलत है. माइट भी जो एग्जामिनर है आपको मार्क्स ना दे, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है. सो प्लीज़ इस बात का आप लोग ध्यान रखिए. ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने जो करेक्ट आंसर है वो मार्क कर दिया है. एंटरप्रेन्योर मीन जो होता है मीन्स टू अंडरटेक होता है. ठीक है, अंडरटेक या फिर हम कह सकते हैं इट मीन्स द पर्सन दोज हु टेक द रिस्क. ठीक है, जो पर्सन जो ये एक्टिविटी कंडक्ट करता है. तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया हमारा टू अंडरटेक. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज. स्टाफिंग, ये आपका जो मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका, उसमें से है. तो मैं आपको बता दूं, जब भी बात आएगी एम्प्लॉयज़ की या ह्यूमन रिसोर्स ऐसा वर्ड आएगा ओसीएम में, तो आप लोग ध्यान रखोगे कि दैट विल बी रिलेटेड टू स्टाफिंग. जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को पता होगा कि जब भी बात होती है ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की, तो तब हम बात करते हैं स्टाफिंग की. बेसिकली स्टाफिंग का मतलब होता है स्टूडेंट पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. राइट जो पर्सन है उसको राइट जॉब पर रखना. इट फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जो पर्सन अकाउंटिंग के लिए बेस्ट है तो मैं उसको अकाउंटिंग वर्क के लिए रखूँगी. जो पर्सन मेरा प्रमोशन में अच्छा है तो मैं उसको सेल्स प्रमोशन में रखूँगी, लाइकवाइज. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वन. डैश वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो मैं आपको बता दूँ करेक्ट आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर. आप लोगों ने देखा होगा. और आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन है. फादर ऑफ साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है स्टूडेंट वो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, लेकिन यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन दिया होगा फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जब आएगा स्टूडेंट, नहीं इसमें नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना. उसमें फिर आपका जो आंसर आएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की होता है उसमें 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर. टॉप लेवल जो होता है वो पॉलिसीज फ्रेम करेगा, वो मिडिल लेवल को बताएगा. मिडिल लेवल विल बी कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी, एंड जो लोअर लेवल मैनेजमेंट रहेगा दैट विल बी कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी. ओके, तो ये जो अथॉरिटी होती है, बेसिकली अथॉरिटी मतलब कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो किसको ऑर्डर करेगा, मिडिल को, और मिडिल किसको करेगा, लोअर को. लाइकवाइज स्टूडेंट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो फ्लो करेगी बॉटम टू टॉप. मीन्स वंस दे विल कंप्लीट देयर वर्क दे विल रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल एंड मिडिल लेवल विल रिपोर्ट टू द टॉप लेवल. पर फिलहाल आप लोग याद रखना, जब भी स्केलर चेन की बात होगी स्टूडेंट, स्केलर चेन की, सो ये होता है आपका टॉप लेवल टू लोअर लेवल, दैट इज टॉप टू बॉटम. ठीक है, सो वो होगा आपका अथॉरिटी. सिमिलरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट वो होती है बॉटम टू टॉप. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इन डैश पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक वेयाज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम. यस, आपका जो पॉलिसी का नेम है इटसेल्फ आप वेयाज पॉलिसी. फ्लोटिंग पॉलिसी और एंट्री पॉलिसी में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि फ्लोटिंग पॉलिसी में अगर आपका से मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आपके गोडाउन 3 जगह पर है. ठीक है, मुंबई में है, देन पुणे में है और कोलकाता में है. ठीक है, तो आप अलग अलग पॉलिसी ना लेकर एक पॉलिसी ले सकते हो. तो वो होगा आपका फ्लोटिंग पॉलिसी. वो आपके सारे जो है उसको रिस्क कवर करेगा.
ये मरीन में है इसीलिए इसे फ्लोटिंग कहते हैं। नॉर्मल इंश्योरेंस होता तो ये आपका ब्लैंकेट पॉलिसी होता, और एनयूटी होता है कि ईयरली, और इसमें आपको ईयरली आपको प्रीमियम मिलता है। सो अगर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक ब्याज बोला है ना, तो इसीलिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद प्लानिंग। मैनेजमेंट के देखिए बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन जो मेन है वो आप लोग इससे याद रखिएगा, PODC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चलो हम बाकी के कोऑर्डिनेटिंग भी बहुत सारे बीच में है, पोस्ट डी कॉप ऐसे करके इसे याद करना, बट फिलहाल इसको मैंने और शॉर्ट कर दिया है, PODC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चलो ठीक है, हम सारे तो नहीं याद कर सकते, पर एटलीस्ट हम ये तो याद कर सकते हैं ना कि जो मैनेजमेंट फंक्शन होता है स्टार्ट विद द प्लानिंग एंड एंड विद द कंट्रोलिंग। आप लोग ये चीज़ याद रखना, क्योंकि हमेशा इस चैप्टर से आपको ये दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, सो मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो किससे स्टार्ट होता है, हमेशा प्लानिंग से, और क्या एंड किस पे होगा अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम दी लैटिन वर्ड मार्केटस। बेसिकली इसका मतलब होता है स्टूडेंट द प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड। यू प्लेस है जहाँ पे बिजनेस टेक्स प्लेस, बिजनेस या ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज दी किंग। और मैं आपको बता दूं ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। ये है लोक अदालत। अगर आप लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे इंडिया में जो कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज है, तो हम 3 टायर एजेंसीज फॉलो करते हैं, सेटलमेंट फॉलो करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हमारा स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है हमारा वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन होता है, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन होता है। लेकिन अगर हम इन तीनों को नहीं जाना है, ठीक है, हमें इन तीनों में से कहीं पे भी नहीं जाना है, कॉम्प्रोमाइज से हमारा जो डिस्प्यूट है, हमारे जो मनमुटाव है, झगड़े हैं, उसे हमें अगर सॉर्ट करना है तो लोक अदालत, और इसे पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। सो माइट भी हो सकता है एग्जाम में लोक अदालत ना हो के आपको पीपल्स कोर्ट आंसर यहाँ पर आ जाए, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये हिंदी वर्ड है, पीपल्स कोर्ट जो रहेगा वो आपका इंग्लिश वर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 11th वन, डैश आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। ये आपका उस टॉपिक से आता है और चैप्टर से आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस towards various societies, section of the society, towards the government, towards the businessman, towards the employee। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट, और क्वेश्चन भी, क्योंकि एग्जाम में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एनी 2 ग्रुप फॉर श्योर आएगा। आप लोग ये लिख कर ले लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस इन टूवर्ड्स एनी 2 ग्रुप्स। ठीक है, ये आपको आएगा ही आएगा। पर फिलहाल हमारा जो आंसर है, ट्रस्टी वर्ड जब भी दिखा आपको तो आपको बिजनेसमैन आंसर क्लिक करना है, टिक करना है। नेक्स्ट है वेयर हाउस क्रिएट। बहुत सारे लोग स्पेस करते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप वेयर हाउस जो होता है वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी गुड्स को हम स्टोर करके, जैसे इकोनॉमिक्स में हमने देखा था वो ब्लड बैंक वाला, स्टोर करके किसी भी गुड्स एंड कमोडिटी को हम उसको फ्यूचर टाइम में यूज़ कर सकते हैं। तो वेयर हाउस जो होता है वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, ना कि स्पेस यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। वाई? बिकॉज स्टूडेंट, ये आपको पता होगा कि टोटल 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है। ठीक है, उसमें से एक है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। उसका मतलब ही होता है स्टूडेंट, इंडेमनिटी का मतलब ही होता है पुटिंग द पर्सन प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। आग अगर लग गई, लेट्स टेक एग्जाम्पल, अगर फायर अकर्स, ठीक है, फायर आउटब्रेक होता है, तो अगर किसी ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो पॉलिसी का मेन इंटेंशन क्या होगा कि बाय कॉम्पेंसेटिंग, ठीक है, कॉम्पेंसेट कर उस पर्सन को जो भी लॉस्ट हुआ है उसे
आग लगने के पहले, फायर लगने के पहले उसे उस पोजीशन में लाकर खड़ा कर देना, मतलब कि उसे इतना कॉम्पेंसेट कर दो कि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाए। पर स्टूडेंट लाइफ इंश्योरेंस में ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम कितना भी कॉम्पेंसेट कर दें लेकिन जो पर्सन हमारी लाइफ में नहीं है उस पर्सन को हम रिटर्न नहीं ला सकते। तो इंडेमनिटी का आप लोग ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में इसके जो मीनिंग है ना स्टूडेंट, वो अच्छे से कर लीजिएगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस भी HSC बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग ये भी देख सकते हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, तो वो भी चेक कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आता है हमारा 14, बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी। तो मैं आपको बता दूं बिजनेस जो है वो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन प्रॉफिट नहीं कह सकते हम, चैरिटेबल भी नहीं कर सकते। सोशो इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि कुछ हमें यहाँ पे सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, और खाली सोसाइटी के बारे में सोच के नहीं हो सकता स्टूडेंट, हमें अपने बारे में मीन्स प्रॉफिट के बारे में भी सोचना होता है। तो इसीलिए बिजनेस जो है वो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ना कि नॉन प्रॉफिट और चैरिटेबल, क्योंकि आप बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आप प्रॉफिट करने के लिए ही बिजनेस करोगे। और नेक्स्ट आता है हमारा इन ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो आप सभी को पता होगा, कस्टमर्स पुट दी प्रोडक्ट इन शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट दिया होता है, हम जो प्रोडक्ट खरीदना होता है हमें, वो हम उसे शॉपिंग कार्ट में ऐड कर देते हैं और फिर हम कभी भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट, मैं द फॉलोइंग आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का, फिलहाल आप लोगों के लिए आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, सो start preparing student and all the best from my side. Thank you so much. Thanks for watching the video student. See you in the next video student.